हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए, आप सभी को टॉपिक बता दिया गया था। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज आप सभी का तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद और एक रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। इसके लिए एक अलग रणनीति बनाएंगे। नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, डेट अगर तय हो जाता है उसके बाद आपके लिए एक अलग रणनीति बनाऊंगा, जिसमें आपका संविधान और भूगोल की कक्षा तो हो गई है, पंचायती राज व्यवस्था भी प्रारंभ हो गया है। तो आने वाले दिनों में कैसे हम अध्ययन करेंगे, कैसे आप घर में रहकर अध्ययन कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग संस्थान में जाए, इसका प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो 40 दिन में आप क्रैश कोर्स नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है एक तरह से देखा जाए तो। आप सभी को उसके बारे में चर्चा परिचर्चा जरूर करूंगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किया गया है। ए ऑप्शन है ब्रिटेन से, बी ऑप्शन है आयरलैंड से, सी ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ से, डी ऑप्शन है फ्रांस से। आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, भाग 4 में उल्लेखित है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, तो ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। अभी जस्ट उल्लेख किए हैं। ए ऑप्शन है भाग 2, बी ऑप्शन है भाग 3, सी ऑप्शन है भाग 4 और डी ऑप्शन है भाग 5। तो चलिए बताइए आप सभी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ए ऑप्शन है भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी ऑप्शन है भाग 5। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 4 में भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तीसरा प्रश्न वही अनुच्छेद से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन है 33 से 46, बी ऑप्शन है 33 से 48, सी ऑप्शन है 36 से 51 और डी ऑप्शन है 34 से लेकर 52 तक। तो आप सभी बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। चलिए चौथा प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इस तरह से प्रश्नों से आप अवगत तो जरूर होंगे। ए ऑप्शन है मूल अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी भारतीय नागरिकता। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। आप सभी को 3 सिद्धांत बताया था और उन 3 सिद्धांत में हम उल्लेख किए थे। ए ऑप्शन है आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। ए आर्थिक सिद्धांत, बी
सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत। तो देखिए, आप सभी समाजवादी सिद्धांत पढ़े हैं, उदारवादी सिद्धांत पढ़े हैं और गांधीवादी सिद्धांत पढ़े हैं। ठीक है, ये 3 प्रमुख सिद्धांत आप सभी को मैं बताया था वर्गीकरण करके। आप इसमें आर्थिक सिद्धांत को भी याद रखिएगा, क्योंकि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत आपके समान कार्य के लिए समान वेतन है, रोजगार का अवसर है। इसके अलावा हम यह भी देखे थे पेंशन का प्रावधान कैसे किया गया है। सामाजिक सिद्धांत में तो वही आएगा आपका समाजवादी सिद्धांत, और प्रशासनिक सिद्धांत में हम देखे थे कि जो मजदूरी कार्य करने वाला है उसकी भी भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए, चाहे आप उद्योग की बात करें या जिस क्षेत्र में भी बात करें। प्रशासनिक क्षेत्र में हम यह भी देखे थे कि एससी और एसटी वर्ग को किस तरह से आप शैक्षणिक व आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, इसका भी उल्लेख आप सभी में किया गया है। और प्रशासनिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का शक्ति पृथक्करण का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं? आपसे उद्देश्य पूछा जा रहा है कि आखिर क्या क्या उद्देश्य रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताया था कि भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए सामाजिक है, आर्थिक है, प्रजातांत्रिक, इन सभी के कल्याण के लिए एक अलग से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य निहित किए थे। इसके बारे में हम उल्लेख किए हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, और डी है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो बताइए, लोक कल्याणकारी किस तरह से हो सकती है? क्या राजनीतिक, सामाजिक या गांधीवादी या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र? तो 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसके बारे में तो अध्ययन नहीं किए हैं। आप सभी बताइए, पता होगा तो। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? ए एच कुंजरू, बी ए के अय्यर, सी एच वी कामत और डी है के टी शाह। तो इसका आंसर है के टी शाह। आपको यह याद रखना पड़ेगा, ठीक है, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, बी ऑप्शन है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977, सी ऑप्शन है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 और डी है 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो चलिए बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न एक बार और पढ़ रहा हूँ। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए। तो ऑप्शन ए है, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार से पूछा गया है, तो मौलिक अधिकार के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपके डीपीएसपी में यह भी जोड़ा गया है कि सभी व्यक्तियां, चाहे वह वृद्ध हो, बच्चे हो, निसहाय हो, इन सभी को निःशुल्क रूप से न्याय की व्यवस्था का प्रावधान राज्य की ओर से किया जाएगा।
जबकि जब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप अपने हनन का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर करते हैं तो आपको स्वयं उसके लिए पे करना पड़ेगा, देय राशि देनी पड़ेगी। जबकि राज्य का यह दायित्व बनता है कि किसी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 अधिनियम है। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ए ऑप्शन है मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी है नागरिकता। बताइए। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, यह समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, जिसमें क्या क्या है? समान न्याय है और निःशुल्क विधिक सहायता है, काम के न्याय संगत और मनोचित दशा के लिए सुनिश्चित, जिस तरह से जो प्रसूति वर्ग है उनको सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अलावा क्या है? सहभागी, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, इसमें जितने भी श्रमिक रहेंगे उनका भाग सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है, ये हुआ आपके प्रमुख 10 प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन में, बी ऑप्शन है प्रस्तावना में, सी है नीति निर्देशक तत्व में, डी है मूल अधिकारों में। क्वेश्चन क्या है? संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश, लोक कल्याणकारी की बात की जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है। 12वां प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं है, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछा जा रहा है क्या डीपीएसपी वाद योग्य है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर जी? तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यह राज्य के ऊपर है कि किस तरह से वह डीपीएसपी में जो अनुच्छेद उल्लेखित किए गए हैं उसका किस तरह से क्रियान्वयन करते हैं। चलिए 13वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी सशक्त विपक्ष पर, और डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 4 विकल्प आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो सरकार के पास जिस तरह से संसाधन होंगी वह उसी तरह से अपने राज्य में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो प्रावधान है उनका क्रियान्वयन सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हुए 13वां प्रश्न। 14 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार और डीपीएसपी के तत्व में क्या अंतर है? आपको पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या अंतर है? देखिए, ए ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं। बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं। सी है मूल अधिकार वाद्य योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा जी? 13वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सिर्फ इतना अंतर है कि मूल अधिकार का यदि आपका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात यह वाद योग्य है। जबकि डीपीएसपी राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, तो इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है वे एक दूसरे के पूरक हैं, बी ऑप्शन है वे परस्पर विरोधी हैं,
सी ऑप्शन है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। डी ऑप्शन है वे दोनों वाद्य योग्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि डीपीएसपी तो आपका वाद्य योग्य नहीं है। तो बताइए 15वां का आंसर क्या होगा। तो मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति जो निर्देशक तत्व हैं वे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी मौलिक अधिकार के अध्याय में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में और डी है संविधान की प्रस्तावना में। तो चलिए आप सभी आंसर बताइए। एक कल्याणकारी राज्य की बात किस पर की गई है, तो डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 17वां नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। ऑप्शन ए हाँ, बी ऑप्शन कुछ का, सी ऑप्शन है नहीं और डी ऑप्शन है विवादग्रस्त है। चलिए बताइए जी, नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। ऑप्शन बी आपका सही है, कुछ का। इसका कारण आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर बताइएगा कि क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो कुछ का लिखा जा रहा है, ऑप्शन बी भी आपका सही है। आप बताइएगा कारण। 18वां प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ठीक है, ए संविधान के प्रस्तावना में, बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, सी मौलिक कर्तव्य में, डी है 9वीं अनुसूची में। तो आपसे अनुच्छेद 51 के बारे में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, इसके लिए किसमें उल्लेख किया गया है। तो डीपीएसपी में उल्लेख किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 19वां प्रश्न देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। ए मौलिक अधिकार में, बी मौलिक कर्तव्य में, सी आर्थिक अधिकार है, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो हम पढ़े हैं डीपीएसपी में कि समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार के समान अवसर, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, काम तो दोनों समान रूप से करते हैं और एक ही काम को पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों के द्वारा किया जाता है। तो यह आप सभी का दायित्व तो बनता है कि आप दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। यह उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 39। चलिए 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, डी 7वीं तालिका में। अर्थात आपसे यह बोला जा रहा है कि आप जो अध्ययन किए हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है, इसके शक्ति का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में किया गया है। विकल्प में आपके सामने भाग पूछा जा रहा है, तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही आंसर होगा। चलिए 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। बताइए, 4 विकल्प हैं। ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, डी है सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो हम शुरू से ही अध्ययन करते आ रहे हैं, अभी प्रश्न सॉल्व करने के दौरान भी देखे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का आशय है कि लोक कल्याण राज्य की स्थापना की जाए। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए 22वां प्रश्न है, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है।
ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो कई बार देख लिए, लोक कल्याण राज्यकारी की स्थापना का उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। 23वां प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करता है, इसमें वही बातें का उल्लेख किया जाएगा कि समान कार्य के लिए आप समान वेतन की बात, इसके अलावा पेंशन की बात, ठीक है, किस पर की गई है? ए ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर, बी मौलिक अधिकार पर, सी प्रस्तावना में, डी उपयुक्त सभी। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आपके 23वां प्रश्न हुए। चलिए 24वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, यह आपका अनुच्छेद 51 है। बी है 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आप सभी बताइए सबसे पहले तो कि इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। चलिए बताइए जी, आप सभी जितने लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बताइए, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किसमें उल्लेखित किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 45 में किया गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो ये आपके अनुच्छेद 45 में है। इसको 86 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसको आप याद रखिएगा, जिसमें यह बात भी कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु जब तक नहीं हो जाती उसकी बच्चे को शुरुआती देखभाल और शिक्षा का व्यवस्था का प्रयास राज्य की ओर से किया जाएगा। सी है गोवध निषेध, किसमें है जी? तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 में उल्लेख किया गया है। और डी है निजी संपत्ति की समाप्ति। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निजी संपत्ति की बात का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया गया है। चलिए 25वां प्रश्न देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ए वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, बी पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, सी कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। बताइए राज्य के नीति निर्देशक जो डीपीएसपी है इसमें कौन सा तत्व नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए पोषाहार स्तर, इसका आप अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 47 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग पृथक्करण की बात आप अनुच्छेद 50 में पढ़ते हैं। ठीक है, कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को बढ़ाना, तो कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को बढ़ाने के लिए समान वेतन, इसमें कई अनुच्छेद आपके शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 41 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 है, 42 है, इसमें अनेक अनुच्छेद आपके शामिल रहेंगे। आप कहीं भी वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का वर्णन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका डीपीएसपी का तत्व नहीं है। 26वां प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? मूल अधिकार में नहीं है। ए ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17 में है। आने जाने की स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 19। धर्म की स्वतंत्रता है। डी ऑप्शन देखिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, तो कुटीर उद्योग की बात आप राज्य के नीति निर्देशक में तत्व में पढ़ते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग के बारे में, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? समाजवादी के लिए हम कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, प्रारंभिक जो अनुच्छेद हैं उन सभी आपके समाजवादी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए कौन कौन से आंसर हो सकता है
4 विकल्प हैं। डीपीएसपी को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। बी, गोवध पर निषेध। सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन। डी है आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 की में किया गया है। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा है पूछा जा रहा है। तो अभी देखे हैं ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वशासन और प्रभावी इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। 29वां प्रश्न देखिए, डीपीएसपी का महत्व किसके लिए है? ए, नागरिक के लिए। बी, राज्य के लिए। सी, समाज के लिए। डी, संघ के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा जी? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राज्य के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न तो और थे, यहीं तक सॉल्व करते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद रणनीति अलग करनी है, तो वह रणनीति के लिए थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। तो प्रश्न 29 तक ठीक है। मिलते हैं फिर 3 बजे पंचायती राज की कक्षा में, और देखते हैं नोटिफिकेशन कब आती है, उसके बाद आगे की रणनीति करेंगे। ठीक है, और पुनः बोल रहा हूँ जी, क्रैश कोर्स के चक्कर में मत रहिएगा। आप जो पढ़ रहे हैं सफिशिएंट है, इतना विस्तार आपको क्रैश कोर्स में भी नहीं पढ़ाया जा सकता। आप स्वयं देखे होंगे कितने विस्तार से आप अध्ययन कर रहे हैं। संविधान और भूगोल की कक्षा इस माह तो कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। भले ही संविधान कुछ लेट हो सकता है, लेकिन भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके भारतीय संविधान जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके स्थान पर भारतीय आधुनिक इतिहास चलेगा। ठीक है, जिस समय आपका भारत का भूगोल चलता है, उस समय छत्तीसगढ़ का इतिहास चलेगा। पंचायती राज व्यवस्था उसी समय पर संचालित होंगी। अगर आज नोटिफिकेशन आ जाता है तो 12 बजे आपका प्रश्न सॉल्व करने के जगह पर जनजातीय व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ में स्थित है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आवश्यकता पड़ती है तो क्लास लेने को मैं तैयार हूँ। बस थोड़ा सा आप सभी की सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में अलग से बात करेंगे कि आप भी समय निकाल कर लाइव क्लास में आइएगा। मेरे को व्यू से मतलब नहीं है कितने लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। मेरा काम है आप सभी का, जिस तरह से क्रैश कोर्स की बात किया था उस काम को कंप्लीट करना। ठीक है, तो डेट तय हो जाने दीजिए कि एग्ज़ाम का डेट आखिर कब आप सभी को मिल रहा है, उसके बाद रणनीति तय करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं 3 बजे की कक्षा में। आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।